हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फोटोसिंथेसिस की सीरीज़ में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा था और जाना था कि किस प्रकार एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड होता है वो वापस अपने स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट में किस प्रकार लौटता है, और क्योंकि वह साइक्लिक चक्र अपनाता है इसलिए हम उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो ATP और NADPH2 का निर्माण करता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो सबसे पहले ये चक्र देखिए आप, इसको सरल भाषा में Z स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जब हम इसको देखते हैं तो ये Z के आकार का दिखता है, इसलिए इसको ZSCHEME Z स्कीम कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें दोनों फोटो सिस्टम काम में लिए गए हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। तो जब दोनों फोटो सिस्टम्स यहाँ पे यूज़ होते हैं तो और फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है यहाँ पर वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि जल को किस प्रकार जल टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसको हम पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस और 4 ही OH आयंस बने हैं। अब जो 4 OH आयंस बनते हैं वो रीअरेंज होते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, जो आगे पुनः रीअरेंज होकर एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है। तो इस तरह से जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है वो उससे ही, वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ये यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब इसी क्रम में सबसे पहले यहाँ देखिए, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है उसमें जो आयन है वो Mn आयन की उपस्थिति में, यहाँ पर Mn आयन की उपस्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेकअप हुआ है और उसने OH आयंस और H आयंस बनाए हैं। OH आयंस और H आयंस जो बनते हैं, OH आयंस रीअरेंज होकर वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब अपना चक्र शुरू होता है, अपना जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 से ये प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पर देखिए फोटो सिस्टम 2 है जिसमें कि वेवलेंथ दी गई है। अब हमने फोटो सिस्टम्स का एक वीडियो देखा था जिसमें कि पता है हमको कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है उसमें सेंटर जो होता है, एक्टिव सेंटर जो है वो 680 होता है, यानी कि उसमें कम वेवलेंथ की लाइट ली जाती है और उससे जब इस वाले सेंटर को एक्साइट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। ये जो रिलीज़ हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक कैरियर्स के द्वारा आगे मूव करता है और अपने क्रम में प्लास्टोक्विनॉन सबसे ऊपर, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था साइक्लिक वाले में। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एक ATP रिलीज़ होता है, यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से, वो आगे मूव करता है और प्लास्टोक्विनॉन यहाँ पर था, उसके बाद चक्र में चलता हुआ ये प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचता है। प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचकर फिर यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये पुनः पी सिस्टम फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं आता। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो P700 के पास एब्जॉर्ब हो जाता है। वहीं जो P700 का जो सेंटर है, एक्टिव सेंटर है, ये वाला हमें पता है फोटो सिस्टम 1 जो है उसमें सेंटर क्या होता है, P700 जो है वो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है
और एक्साइट होता है। इसमें जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो ऊपर पहुंचता है, हायर स्टेट में पहुंचता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो रिलीज़ होता है। अपने को वापस नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए वो मूव करता है और यहाँ पर ये फेरेडॉक्सिन के पास पहुँच जाता है। अब जब फेरेडॉक्सिन के पास पहुँचता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो NAD मॉलिक्यूल है उससे NADP से यहाँ पर NADPH2 का निर्माण होता है। NADPH2 का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है इसको हमें समझना है। यहाँ पर जो एक प्रक्रिया हुई थी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या था कि जब जो OH आयंस बने थे, OH आयंस से तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, वहीं जो इससे H आयंस बने थे, ये वाले जो H+ आयंस थे वो मूव करते हैं और यहाँ पर NADP के पास जाते हैं और NADPH2 का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो वाटर ब्रेक हुआ था वो उसके सारे कंपोनेंट्स यूज़ हो जाते हैं। OH से वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज होता है और जो H+ था उससे NADPH2 का निर्माण होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकला था वो इसी से OH आयन से निकले हुए दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर देते हैं फोटो सिस्टम 2 को, और इसलिए ये भी इसके पास भी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो पुनः इसके पास आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को एक बार आप वापस देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कहाँ पर है। थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन थी, हमने देखा था इस तरह से थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन्स थी और ये एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं जो कि ग्रेनम का निर्माण कर रहे हैं। ये जो थाइलेकॉइड्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये जो पूरा फोटो सिस्टम 1 और 2 का अरेंजमेंट है वो वहाँ पर होता है, जिसमें आपको प्लास्टोसाइनेंस, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फेरेडॉक्सिन, ये सब जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स और फैक्टर्स हैं वो उस ही थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। अब इसमें जो ये निर्माण हुआ उसमें दो चीज़ों का निर्माण हुआ है। 2 ATP लिए यहाँ पर और 2 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिए, 2 NAD हैं, NADP हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब से मिलकर बना क्या, 2 ATP बने हैं और 2 NADPH2 बने हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 ADP, 2 फॉस्फेट से 2 ATP मॉलिक्यूल बने पहले वाले से, 2 NADP से और वाटर मॉलिक्यूल से NADPH2 और ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है। तो इसी तरह से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हमने पहले वाला वीडियो देखा था जिसमें इमर्शन इफ़ेक्ट मैंने समझाया था, इमर्शन इफ़ेक्ट में क्या था कि उसमें इमर्शन ने बताया कि जब वो एक ही लाइट ले रहे थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे थे, तब तो उनका जो यील्ड थी, फोटोन यील्ड या क्वांटम यील्ड थी, वो कम थी। पर उन्होंने जब 2 लाइट ली हैं 2 अलग अलग वेवलेंथ की, जिसमें कि एक वेवलेंथ 680 से कम थी और एक 700 के पास थी, ऐसी स्थिति में उनकी जो क्वांटम यील्ड थी वो बढ़ गई। तो यहाँ पर भी आप देखिए 2 फोटो सिस्टम्स लिए हैं, एक है जो कि P680 या A680 के आसपास है कि लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक 700 के आसपास की करता है। तो दोनों जो फोटो सिस्टम साथ में मिलकर काम करते हैं तो जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं, हरे पादप हैं, उनमें सभी में आपको फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों साथ साथ में चलते हैं, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के द्वारा ही उसमें ATP का निर्माण और NADPH2 का निर्माण होता है और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। तो जो अपना लाइट रिएक्शन है बेसिकली उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले
जो ATP है वो बन रहा है, NADPH2, जिसको कि हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, दोनों को मिलाकर वो बन रहे हैं। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है और वाटर जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं वो सब, ये सभी लाइट रिएक्शन में होते हैं। तो इस प्रकार हम समझा सकते हैं कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो हायर प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के द्वारा जो डार्क रिएक्शन है वो तभी संभव हो पाता है जबकि लाइट रिएक्शन में ये सभी प्रोसेस से वो प्लांट गुजरा हो। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद हम इस समझेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि डार्क रिएक्शन में हमको दिखेगा।